बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर की बुक का। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 और 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 को समझने से पहले जो इससे पिछले वाला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 2 समझाया था, उसके अंदर ना मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझाई थी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि वो वाला लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है ना, तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, आपने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। पहला पार्ट है ये है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ठीक है। अब ज़रा गौर करें राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है, 25, ऐसा ही है। तो आपको स्टार्ट में बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है ना तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन ये बात जहन में रखनी है, वो डिटर्मिनेंट होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स में से, पूरी मैट्रिक्स में से एक ही नंबर कॉमन निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम, ज़रा गौर करो, रो 2 में से भी कॉमन निकल सकता है और कॉलम 2 में से भी कॉमन निकल सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें से मर्ज़ी पहले कॉमन निकालो। टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम C2, C2 मतलब कॉलम 2 में से। अगर मैं कॉलम 2 में से कॉमन निकालता हूँ तो ये रिजल्ट क्या रह जाएगा, 3 5 7। ये 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। ऐसे ये 5 क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया कॉलम 2 में से। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 5 और 5, क्लियर। और यहाँ पे 0, बाकियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 10 और 1। लेकिन हमें ना राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 25 चाहिए। ऐसे ये क्या चाहिए, 25। तो ज़रा गौर करो, कुछ और कॉमन निकल सकता है। अगर एक और 5 आ जाए तो रो 2 में से भी आपके पास क्या निकल सकता है, 5 कॉमन निकल सकता है। ऐसे ही है। तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2, क्लियर होगी बात। R2 में से एक और 5 आ जाएगा तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक 5 आपके पास पहले पड़ा हुआ है, क्लियर। एक 5 आपके पास पहले है, एक 5 हमने और कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 1 0। ये रो 2 में से कॉमन निकल गया 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 1 और 2, क्लियर होगी बात। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 5 और 1। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बचा है, 5 5 ज़र क्या लिखा जा सकता है, 25। और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3 1 7 1 1 5 0 2 और 1, क्लियर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ज़रा राइट हैंड साइड देखें, 3 1 0 1 1 2 7 5 1, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, क्लियर। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को ना आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इस पर निशान लगा लो शॉर्ट के लिए, क्लियर। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने किसकी इक्वल लेके आना है, राइट हैंड साइड पे। तो जब भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ना, आपने राइट हैंड साइड को एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लेना है। आपको वहाँ से ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपने पहला ऑपरेशन क्या करना है। ज़रा गौर करें, राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, 3a+x चाहिए। अगर मैं चाहे कॉलम में करूं चाहे रो में करूं, ये दोनों तरीक़ों से आपके पास हो सकता है। अगर मैं कॉलम 1 में, देखो ये कॉलम 1 है, एक सेकंड, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अगर मैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में और कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करूं तो 3a+x बन सकता है। तो मेरे पास राइट हैंड साइड बनना शुरू हो जाएगी। तो आपको आइडिया मिल गया कि पहला स्टेप जो है ना आपके पास क्या होना है, क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है।
अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस एक्स नेक्स्ट प्लस ए और प्लस ए, इसका क्या मतलब है, मैंने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर लिया। कॉलम 1 में चेंज आना है तो ए प्लस एक्स और प्लस ए, नेक्स्ट ए प्लस ए प्लस एक्स, बाकी सारा कुछ आपने क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस एक्स ए, यहाँ पे ए और ये ए प्लस एक्स, बाकी सारे एज इट इज़ आएंगे। अब देखें, ये आपने सोचना है अभी कि ये हमने ऑपरेशन क्यों किया। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करूँगा, ज़रा गौर करना है, क्योंकि आप शुरू वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान रह जाएंगी। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था 3a प्लस एक्स। जब मैंने गौर किया, कॉलम 1 के पहले एलिमेंट पे a प्लस एक्स, कॉलम 2 के पहले एलिमेंट पे a और कॉलम 3 के पहले एलिमेंट पे a, और मैंने इनको ऐड किया तो ये बन रहा था 3a प्लस एक्स। सेम हर एलिमेंट के साथ यही हुआ। तो यहाँ पे ऑपरेशन आपके पास क्या हुआ, अप्लाइंग, आपने क्या किया, C1 ऑपरेशन क्या अप्लाई किया आपने, C1 मतलब कॉलम 1 में आपने ऐड कर दिया किस किस को, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये साथ आपने मेंशन करना है, या आप यूं भी लिख सकते हो, ऊपर मैं लिख देता हूं बाय अप्लाइंग, उससे ये होगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको आसानी से याद रह जाएगा कि हमने क्या किया, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब ये जो रिजल्ट आपके पास बच रहा है, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये कुछ रिजल्ट यूं बच रहा है आपके पास, ए प्लस एक्स प्लस ए, टोटल कितना हो गया, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, और यहाँ पे भी बेटा क्या रह जाएगा, 3a प्लस एक्स, बाकी सारे एज इट इज़, ए प्लस एक्स और a, नेक्स्ट ए और a प्लस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमें फ़ायदा हो गया, 3a प्लस एक्स आपकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, ऐसे ही है, तो 3a प्लस एक्स हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब हम करते हैं, कॉमन निकाला जा सकता है, टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम किस में से, C1 में से, ऐसे ही है। 3a प्लस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन 3a प्लस एक्स आपके पास क्या आ गया, कॉमन, और रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़, ए प्लस एक्स ए, नेक्स्ट फिर ए और a प्लस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ तक तो बड़ा सिंपल काम था। इससे अगला जो स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, जो बाकी आगे हम रिमेनिंग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो होंगी ना, आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान हो जाएगा। ये बात जहन में बैठ गई। डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो हो जाती हैं, आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान हो जाता है। आप आसानी के साथ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब याद रखना है, अगर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं पे भी 1 1 1 नज़र आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है, चलिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये एक 1 नज़र आ रहा है आपको, एक आपको ये 1 नज़र आ रहा है और एक आपको ये 1 नज़र आ रहा है। क्लियर होगी बात। आपने करना क्या होगा, एक 1 को छोड़ देना और बाकियों को क्या कर लेना, 0। अगर 1 1 1 आपके पास रो में है तो आपने ऑपरेशन कॉलम वाइज कर लेना है, अगर 1 1 1 कॉलम में है तो ऑपरेशन रो वाइज कर लेना है। ज़रा गौर करो, ये 1 1 1 कॉलम 1 में लिखा हुआ तो ऑपरेशन क्या होगा, रो वाइज होगा। हम पहले 1 को छोड़ देते हैं
और बाकी दोनों को हम क्या कर लेंगे, ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना इसका कितना आपको फ़ायदा होगा। तो ये देखो, मैं ये सारी चीज़ें इधर अप्लाई करके आपको दिखाने लगा, 3a प्लस एक्स। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये जो तरीका है ना मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रा। 3a प्लस एक्स। अब ज़रा गौर करो, मैंने क्या कहा था, दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो होती हैं, डिटर्मिनेंट लेना उतना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 नज़र आ जाए बनता हुआ, या बन गया 1 1 1, ठीक है, आपने एक वन को, पहले वन को छोड़ देना है, बाकियों को ज़ीरो कर लेना है, ठीक होगी बात। अगर वो 1 1 1 रो में होगा तो ऑपरेशन कॉलम वाइज, अगर 1 1 1 कॉलम में है तो ऑपरेशन हम रो वाइज करेंगे, ठीक है। अब ये 1 1 1 कॉलम में तो ऑपरेशन क्या होगा बेटा, रो वाइज होगा, ठीक है। अब वो ऑपरेशन क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अप्लाइंग एक, मैं इसको ज़ीरो करने लगूँ, इसको पहले को छोड़ देते हैं ना, इसको ज़ीरो करने के लिए ज़रा गौर करो, ये कौन सी रो में कैसे ज़ीरो होगा, R2 माइनस R1 अगर मैं करूँ ऐसे ही, R2 माइनस R1, देखो R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और साथ R3 माइनस R1 इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा था, पहले को छोड़ देना और बाकियों को ज़ीरो। अगर 1 1 1 कॉलम में है तो ऑपरेशन रो वाइज। तो ज़रा गौर करो, इसमें क्या है, 1 1 1 क्या है, कॉलम में है, तो हम रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इसको ज़ीरो करना है तो R3 माइनस R1 ये हम ऑपरेशन करेंगे। क्लियर होगी बात। तो आइए इसको करते हैं हम सॉल्व। पहली वाली रो तो एज इट इज़ आ गई, 1a और a। ज़रा गौर करो, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 ज़ीरो। उसके बाद ये देखो, R2 माइनस R1 है ना, तो a प्लस एक्स माइनस ए, इसमें से माइनस करो इसको, तो a प्लस एक्स माइनस ए क्या बच जाएगा, आपके पास x बच जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, R2 माइनस R1 है तो a माइनस ए ये क्या बन जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट R3 माइनस R1, ये वाला ऑपरेशन अब करेंगे, R3 माइनस R1, ठीक है। तो R3 माइनस R1 करो तो 1 माइनस 1 इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो। नेक्स्ट R3 माइनस R1 है ना, ये R3 की वैल्यू है, ऐसा ही है, और ये आपके पास ये R1 की वैल्यू, R3 माइनस R1 a माइनस ए क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो। नेक्स्ट पे आ जाओ, a प्लस एक्स, वो ये है a प्लस एक्स, क्योंकि R3 माइनस R1 है, R3 और ये आपके पास R1, R3 माइनस R1, a प्लस एक्स माइनस ए, खाली आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। क्लियर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाली। अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ठीक है, इसका हल क्या था, अगर आपके पास ये प्रिंसिपल डायगनल होता है, ऐसा ही है ना, ये चीज़ सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर में। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगनल है, अगर प्रिंसिपल डायगनल से नीचे या ऊपर सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो, तो ये प्रिंसिपल डायगनल से नीचे सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगनल के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना। ज़रा मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स स्क्वायर आ गया। तो ज़रा गौर करो, यही राइट हैंड साइड है। क्लियर। एक दफ़ा मैं फिर ये वाली बात दोबारा रिपीट करने लगा। आपको एक मैट्रिक्स पढ़ाई थी, एक ट्रायंगुलर फॉर्म, लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था, उसमें प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये होगा, ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगनल है, ये जो ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल डायगनल, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1x, अगर इससे नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो, तो इससे नीचे देखो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ऐसा ही है, नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, ये चाहे ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो, लेकिन ऊपर सारे ज़ीरो नहीं है, इस केस में नीचे सारे ज़ीरो हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी वो कौन कौन सी हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, वही इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस एक्स, तो यही आपके पास क्या बन रही है, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो उम्मीद है इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट है आपके पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड पे भी डिटर्मिनेंट है। तो मैंने क्या कहा था, आपने एक दफ़ा ना डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में जब भी आपके पास सॉल्व करने के लिए आए, आपने राइट हैंड साइड को अच्छे तरीके से ज़रा एक दफ़ा देख लेना। ज़रा राइट हैंड साइड पे गौर करो बेटा, आपको ना एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। अब ना लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा नहीं है, और आपको पता है किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर कब इंक्रीज होती है, जब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पता है इसमें हम क्या करने लगे हैं, मैं इसमें मल्टीप्लाई करने लगा हूँ रो 1 के साथ एक्स, ताकि ये एक्स स्क्वेयर बन जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये मेरे जहन में आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि जो आपके पास रो 1 है, ठीक है, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता लग सके। मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 के साथ बाय एक्स, ताकि एक्स स्क्वेयर तो बने, R2 के साथ बाय वाई और R3 के साथ बाय जेड। क्लियर होगी बात। अब इसका आइडिया कहाँ से मिला, राइट हैंड साइड को देख के, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर नज़र आ रहा था आपको, ठीक है। अब इधर तवज्जो देनी है आपने ज़रा। R1 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया, एक्स, तो पूरी R1 के साथ आपने, ये आपके पास R1 है, सारी ये R1 है, ये आपके पास R2 है, ऐसा ही है, और ये आपके पास R3 है। क्लियर होगी बात। R1 के साथ ना मल्टीप्लाई करो एक्स, तो ये रिजल्ट आएगा एक्स, ये देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स वाई जेड। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या करना है, डिवाइड भी। ये मैंने डिवाइड भी कर लिया, इसकी मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड कर लिया। R2 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई हमने क्या किया, वाई, तो ये क्या बन जाएगा, वाई वाई स्क्वेयर और एक्स वाई जेड। अगर वाई मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, R3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, जेड, ऐसे ही है, तो करो मल्टीप्लाई, जेड जेड स्क्वेयर, और ये क्या बन जाएगा तरतीब से एक्स वाई और जेड। मल्टीप्लाई किया, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ज़रा गौर करो, कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल कॉमन निकल सकता है। कॉलम 3 में से, कॉलम 3 में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स वाई जेड। तो इधर मेंशन करते हैं, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3, ठीक है। एक्स वाई जेड हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया C3 में से। अच्छा, जब आपने कॉमन निकाला एक्स वाई जेड, ये कॉमन आ गया, एक एक्स वाई जेड ये पहले भी पड़ा हुआ था डिनोमिनेटर में, ओके हो गया। बाकी उसी तरह लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड का स्क्वेयर, और यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 1 1 आपके पास रह गया। क्लियर यहाँ तक। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड क्या हो गया, कैंसिल। अब ना राइट हैंड साइड को ज़रा गौर से देखो, राइट हैंड साइड में ना आपको ये जो लिखा हुआ है ना 1 1 1, ये आपको कॉलम 1 में चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 1 1 जो है ना कॉलम 3 में है, ऐसा ही है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर आप इंटरचेंज करते हो किस किस को, कोई सी दो रोज या दो कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस आएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो मैं इधर मेंशन करता हूं, अप्लाइंग, एक काम करते हैं, मैं इंटरचेंज करने लगूँ कॉलम 1 को, और या एक और चीज़ देखो, और भी आसानी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपको यहाँ पे चाहिए, जो है आपके पास तीसरा कॉलम, और एक्स वाई जेड आपको कहाँ पे चाहिए,
इसकी जगह पे चाहिए, कॉलम 2 की जगह पे चाहिए, ठीक है। तो तब कह रहा हूँ कि आपने ज़रा राइट हैंड साइड को ना तवज्जो से देखना है, ठीक है। वो अगर आपने देख ली ना तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। मैं इंटरचेंज करने लगूँ किस किस को, अप्लाइंग, अगर मैं करता हूँ C1 और C3, इसका क्या मतलब है, मैं कॉलम 1 को और कॉलम 3 को, बल्कि नहीं, इससे भी ज़रा काम आसान हो जाएगा। मैं पहले 1 1 को ना C2 और C3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, यूँ कर लेते हैं, क्लियर। C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, अप्लाइंग C2 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज करने लगूँ। और आपको पता है जब भी हमने दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है, याद रखना है, आपको प्रॉपर्टी पढ़ा के आया हूँ, बाहर -1 आएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे x y z, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 और 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² y² और z का स्क्वायर। क्या किया, C2 और C3 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज किया, ठीक है। इंटरचेंज विद C2 एंड C3, क्लियर होगी बात। अब मजीद हमें थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है 1 और 2 को, ऐसा ही है ना। तो मैं फिर लिखता हूं अप्लाइंग C1 2। इसका क्या मतलब है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लगूं। 1 -1 पहले हमारे पास पड़ा हुआ था, 1 -1 क्या था, पहले पड़ा हुआ था, तो 1 -1 क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। जितनी दफ़ा इंटरचेंज करोगे उतनी दफ़ा बाहर -1 आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, कॉलम 2 कॉलम 1 की जगह पे आ गया, और कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह पे चला जाएगा, x y z, और यहाँ पे x² y² और z का स्क्वायर इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई पे -1, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे x y z, नेक्स्ट x² y² देन z का स्क्वायर, क्लियर। कोई कंफ्यूजन, तो यही तो आपके पास क्या बन गई है, राइट हैंड साइड आपके पास आ चुकी है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इसके फोर्थ पार्ट में आपके पास ना जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो x - y है, y - z है, और z - x है। मैंने कहा था कि आपने राइट हैंड साइड को देख लेना है, ठीक है। आपने राइट हैंड साइड को देखा तो इसमें ना आपको राइट हैंड साइड में कोई हिंट नहीं मिला, ऐसे ही है। लेकिन एक ट्रिक आपको बता चुका हूँ पहले, अगर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 नज़र आ जाए, ऐसे ही है, तो आपने क्या कर लेना है, पहले 1 को छोड़ देना है, बाकियों को 0 कर लेना, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री 0 होंगी आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान हो जाएगा, ऐसे ही है। और अगर वो 1 1 1 आपको कॉलम में नज़र आए तो ऑपरेशन रो वाइज, और अगर 1 1 1 आपको रो में नज़र आए तो ऑपरेशन कॉलम वाइज। ज़रा गौर करें लेफ्ट हैंड साइड में आपको ना 1 1 और ये वाला 1 आपको कॉलम में नज़र आ रहा है, तो आपके जहन में बैठ जाना चाहिए ऑपरेशन रो वाइज होगा, ठीक है। ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, और ये आपके पास रो 3 है, ठीक है। पहली रो को आपने छोड़ देना है, ऑपरेशन क्या करना है, आपने क्या करना है, ऑपरेशन रो वाइज करना है। एक इसको 0 कर लेना है और एक इसको 0 कर लेना है, क्लियर होगी बात। तो ये तो आपको पता है कैसे 0 होगा, R2 - R1 करने से और R3 - R1 करने से, ठीक है। तो मैं इधर मेंशन करता हूं अप्लाइंग। अभी हम एक आधे क्वेश्चन में पहले भी यही करके आए हैं, मैंने कहा था ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा, ये जो ट्रिक आपको समझाया। अप्लाइंग R2 - R1, मतलब R2 में से आपने माइनस करना है R1 को, अप्लाइंग R2 - R1 और R3 - R1। इससे ये होगा कि आपका डिटर्मिनेंट लेना बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्लियर। अब करते हैं R2 - R1, R2 में चेंज आएगा और R3 में चेंज आएगा, R1 एज इट इज़ लिखी जाएगी 1 x और x का स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ी स्पेस दे देते हैं क्योंकि ना थोड़ी सी स्पेस, क्योंकि ज़रा एलिमेंट्स जो है ना ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे। अभी देखना 1x और x का स्क्वायर, R2 माइनस R1, तो ये देखो 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट R2 माइनस R1, ये आपके पास R2 का एलिमेंट है और ये R1 का, R2 माइनस R1, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ y माइनस x। नेक्स्ट R2 माइनस R1, अगला एलिमेंट क्या है आपके पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑपरेशन था R3 माइनस R1, तो सिंपल उसी तरह 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये देखो R3 माइनस R1 है तो z माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स। और नेक्स्ट आपके पास क्या है ये z स्क्वायर है तो z स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। उम्मीद है ये वाला तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ना यहाँ पे ना एक बड़ा बेसिक सा अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इधर देखना बेटा, ये आपके पास 1, ये 0, ये 0, ये तो उसी तरह आ गया। नेक्स्ट x है, y माइनस एक्स है और z माइनस एक्स है। तीसरे कॉलम में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। क्लियर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके हो गया। अब ज़रा गौर करें, R2 में से कुछ कॉमन निकल सकता है, R2 में से y माइनस एक्स कॉमन निकल सकता है और R3 में से क्या कॉमन निकल सकता है z माइनस एक्स। तो साथ में इधर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्लियर रहे। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, कॉमन लेने लगे हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। अब जरा गौर करो, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम एक R2 में से और एक R3 में से। क्लियर होगी बात, कॉमन निकाल लेते हैं हम। y माइनस एक्स कॉमन आ गया, y माइनस एक्स, और साथ क्या निकल रहा है कॉमन R3 में से z माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गए कॉमन। क्लियर, रिमेनिंग रिजल्ट जो बच गया ना उसको हम लिखते हैं 1 1 0 0। x यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या रह गया 1, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन निकला था, यहाँ पे क्या रह गया 1। यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बच गया y प्लस एक्स, देन z माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रह गया था z प्लस एक्स। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन? अब यहाँ पे आके ना मैक्सिमम, अब देखो आप जो ज़ीरो कर सकते थे ना वो आपने कर लिया, ऐसा ही है ना मैक्सिमम आप, लेकिन एक ज़ीरो अभी और हो सकता है, एक ज़ीरो आपके पास और हो सकता है, और वो कौन सा ज़ीरो है ज़रा गौर करें। इसको मैं ज़ीरो बना सकता हूँ, ऐसा ही है ना 1, अगर मैं R3 माइनस R2 कर दूँ, क्या कर दूँ R3 माइनस R2, क्योंकि जितने ज़्यादा डिटर्मिनेंट के अंदर ज़ीरो होंगे ना आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान हो जाएगा। तो मैं इधर मेंशन करता हूँ अप्लाइंग R3 माइनस R2। ओके, R3 में चेंज आएगा, बाकी एज इट इज लिखो जरा, y माइनस एक्स z माइनस एक्स इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वेयर 0 1 और y प्लस एक्स है। अब ज़रा गौर करना है, ऑपरेशन क्या किया है R3 माइनस R2, R3 को, ये R3 का एलिमेंट
और ये R2 का एलिमेंट R3 माइनस R2, 0 माइनस 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट अगला R3 का एलिमेंट क्या है आपके पास, ये 1 है, और इधर R2 का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 माइनस 1 जो आपको 0 चाहिए था जिसके लिए आपने ये ऑपरेशन किया, ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास R3 माइनस R2 है, R3 का एलिमेंट क्या है Z प्लस एक्स, और R2 का क्या है Y प्लस एक्स। हम इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो Z प्लस एक्स, R3 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है Y प्लस एक्स, करो ज़रा, माइनस Z प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स, कैंसिल क्या क्या हो गया, ज़रा गौर करो इसमें बेटा। आपके पास प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जो रिमेनिंग रिजल्ट क्या बच गया आपके पास, Z माइनस वाई आपके पास बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, Z माइनस वाई। एक बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई थी कि ट्रायंगुलर फॉर्म, ज़रा गौर करो क्या ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कैसे भला। ये देखो ये कौन सा डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट जीरो, तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसा ही है। तो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, कैसे, ये देखो ये जीरो, ये जीरो, ओके, और इधर से ये जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसा ही है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला y माइनस एक्स उसी तरह, ये z माइनस एक्स उसी तरह, और ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, z माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, z माइनस वाई ही रह जाएगा। क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे ज़रा गौर करो, राइट हैंड साइड पे आपको x माइनस वाई चाहिए, क्या चाहिए, x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे आपके पास है y माइनस एक्स, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो इसको आपने चेंज करना है क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे x माइनस वाई चाहिए, उसके बाद y माइनस जेड चाहिए, जबकि इधर आपके पास z माइनस वाई पड़ा हुआ है, इसको चेंज करना है। और क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, ओके, ये तो बिल्कुल ओके, इसको हमने नहीं छेड़ना। क्लियर यहाँ तक। तो ज़रा गौर करो, अगर मैं इसमें से मैं कॉमन लूँ -1, क्या कॉमन लूँ, -1 मैं इसमें से क्या करने लगूँ कॉमन, -1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस एक्स, ओके हो गया। इसमें से मैंने क्या कर लिया, -1 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना, साइन चेंज हो गई तो क्या बन गया, x माइनस वाई, z माइनस एक्स ओके है, इसको नहीं छेड़ना हमने। अब इसमें से भी -1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जी, -1 कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस जेड हो गया, साइन चेंज हो गए, ओके हो गया। अब ज़रा गौर करो, ये वाला -1 क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये -1 माइनस क्या हो गए हैं, प्लस हो गए, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया वो क्या है, x माइनस वाई, अरेंज करके मैं लिखने लगा हूँ, फिर y माइनस जेड लिख लिया, और फिर z माइनस एक्स लिख लिया। तो ज़रा गौर करो बेटा, आपके पास यही राइट हैंड साइड नहीं है। क्लियर होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। आइए चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। ये आपके पास 5th पार्ट है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखें, आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा जैसे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या भला, 1 1 और 1, ऐसा ही है। क्लियर। मैंने क्या कहा था, 1 1 1 नज़र आ जाए, पहले 1 को छोड़ देना है, बाकियों को आपने 0 कर लेना है, ठीक है। और अगर 1 1 1 रो में होगा तो ऑपरेशन कॉलम वाइज, 1 1 1 कॉलम में होगा तो ऑपरेशन रो वाइज। इससे पहले हमने जितने सवाल किए उनमें 1 1 1 कॉलम में था तो ऑपरेशन हमने रो वाइज किया था, क्योंकि अभी आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब आप 1-2 दफ़ा इनको सॉल्व करोगे, सुनोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 1 1 1 रो में ऑपरेशन कॉलम वाइज होगा, उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको सेम पहले क्वेश्चन जैसा बना दूँ। एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, आई थिंक कि वो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। क्लियर। वो प्रॉपर्टी क्या थी, इधर मैं मेंशन करता हूँ
कि अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट हो और वो बराबर होता है किसके, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। ये मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी ना, वो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लो, डिटर्मिनेंट लो और सिंपल डिटर्मिनेंट लो, आंसर क्या आएगा, सेम। इसका मतलब है अगर मैं इस सारे का, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेके भी लिख लूँगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं उनमें 1 1 1 कॉलम में था, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, इस वजह से इसको मैं ऐसे सॉल्व करने लगूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, आप उसका डिटर्मिनेंट लो, देन उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लो, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। अब इधर कैसे, अब आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रोज को सिंपल कॉलम में लिख लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 1 1, पहली रो को पहले कॉलम में लिख लिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में आप लिख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, a+1 b+1 नेक्स्ट c+1। उसके बाद a+1 का होल स्क्वायर, b+1 का होल स्क्वायर और c+1 का होल स्क्वायर। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए ऐसा किया गया, वरना 1 1 1 रो में था, ऑपरेशन कॉलम वाइज भी हो सकता था। ठीक है, ज़रा गौर करो, कॉलम 1 में क्या आ गया, 0 0 0 और 1 1 1 आ गए। ऐसे ये पहले 1 को छोड़ देते हैं, बाकियों को हम क्या कर लेते हैं अब 0। तो क्या ऑपरेशन मैं लिखा करता था, अप्लाइंग R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम। ये आपके पास कुछ ये रिजल्ट बचेगा। पहली देखो R2 माइनस R1 है, पहली रो को तो हमने छोड़ देना ना, 1 नेक्स्ट a+1 और नेक्स्ट a+1 का होल स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, R2 माइनस R1 करो, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट b+1, मतलब ये देखो ये R2 है, R2 माइनस R1, ये माइनस कर लेंगे, तो मैं ये आपके सामने रफ में करूँगा। ये क्या बनेगा, b+1 माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -a -1, ये कैंसिल, तो रिजल्ट आपके पास बचेगा b-a। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, b-a। सेम उसी तरह R2 माइनस R1 है, तो b+1 का होल स्क्वायर, b+1 का होल स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन। इससे अगला ऑपरेशन क्या था, R3 माइनस R1, तो सेम उसी तरह 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। आगे c+1, ये रफ में c+1 माइनस a-1, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, c-a और नेक्स्ट c+1 का होल स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक ओके हो गया। अब हम पता क्या करते हैं, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है, ये देखो अलजबरा का एक फार्मूला बन रहा है। ये फर्स्ट करो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नेक्स्ट इधर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको तोड़ के अब लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी एज इट इज़ हम लिखते हैं। ये डिटर्मिनेंट 1 a+1 और a+1 का होल स्क्वायर 0 b-a, इसको तोड़ के लिख लेते हैं। b मतलब a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है ना,
तो किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम लिखते हैं इसको बेटा, ये ए माइनस बी माइनस ए और माइनस 1 और ए प्लस बी प्लस 1 प्लस ए प्लस 1। बिल्कुल बेसिक सा अलजेब्रा का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट रो में भी हमने यही कर लेना है, 0 सी माइनस ए। अब ये देखो बेटा, सी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह लिख लेते हैं, सी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 इंटू सी प्लस 1 प्लस ए प्लस 1। ये हम डिटर्मिनेंट कर देते हैं क्लोज। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब देखते हैं यहाँ पे ना आपके पास क्या इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बच रही है, कोई कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो बेटा, +1 -1 +1 और -1, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब रिमेनिंग जो जो बच रहा है ना उसको हम लिखते हैं। रिमेनिंग इसमें क्या क्या आ रहा है आपके पास, 1 a प्लस 1 और a प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 0 b माइनस ए, यहाँ पे क्या आ गया, b माइनस ए इंटू b प्लस a प्लस 2। नेक्स्ट 0 c माइनस ए, c माइनस ए और c प्लस a प्लस 2। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अब ज़रा देखो, कोई कॉमन निकल सकता है, R2 में से b माइनस ए कॉमन निकल सकता है और R3 में से c माइनस ए। तो टेकिंग कॉमन b माइनस ए एंड c माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3, R2 एंड R3 में से कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ जो जो कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा है b माइनस ए और साथ c माइनस ए। b माइनस ए R2 में से और c माइनस ए R3 में से। 1 यहाँ पे a प्लस 1 और इधर a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0 यहाँ पे 1 और b माइनस ए तो कॉमन चला गया, यहाँ पे बच गया b प्लस ए प्लस 2। नेक्स्ट 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे c प्लस ए प्लस 2। क्लियर? सेम वही स्टेप्स मैंने बता दिए जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किए थे। अब एक 0 और बनाया जा सकता है, ये वाला ऐसा ही है ना, इस 1 को 0 बनाया जा सकता है। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग R3 माइनस R2, ठीक है। तो जो आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा ना उसको मैं लिखता हूँ b माइनस ए, c माइनस ए, आगे ये डिटर्मिनेंट का साइन, ऊपर क्या है 1 a प्लस 1 1 a प्लस 1 और a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0 1 b प्लस a प्लस 2। अच्छा, हमने क्या ऑपरेशन किया, R3 माइनस R2। तो ज़रा देखो, R3 की वैल्यू क्या है 0, R2 की क्या है 0। तो R3 माइनस R2, 0 माइनस 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा। इसको आप रफ में सॉल्व कर लो। ये देखो ना, R3 ये R3 माइनस ये R2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं ना। तो ये आपके पास क्या बनेगा, रफ साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। c प्लस ए प्लस 2 माइनस R2, तो माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस 2, कैंसिल क्या हो रहा है, +2 -2 माइनस ए प्लस ए, तो पीछे क्या बच गया, c माइनस बी इधर रह जाएगा, c माइनस बी।
हाँ जी बेटा, अब ज़रा गौर करो, क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उससे नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं कि नहीं। ये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल। और आपको पता है अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री ज़ीरो हो तो वो मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पे सी माइनस बी इंटू वन सी माइनस बी रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी तरतीब थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़नी है। ऐसे ही थोड़ी सी तरतीब आपको क्या करनी पड़नी है, चेंज करनी पड़नी है। ओके हो गया। अब वो कैसे होगी, अब आपने राइट हैंड साइड पे देखना है, आपको बी माइनस ए नहीं चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मुझे ना इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, ये अभी इस पे वर्किंग करनी है। उसके बाद हमें चाहिए होता है बी माइनस सी, जबकि यहाँ पे सी माइनस बी है, इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। और सी माइनस ए चाहिए, ये ओके है, यहाँ पे सी माइनस ए है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं इसमें से, माइनस वन कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। सी माइनस ए तो ओके है, उसी तरह ही आ गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, इसमें से माइनस वन कॉमन लिया तो ये बन गया बी माइनस सी। अब ज़रा गौर करें, ये माइनस वन, ये माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और बाकी जो बच गया है वही आपकी राइट हैंड साइड है, और इसको अरेंज करके लिख लो, ए माइनस बी लिख लिया, उसके बाद बी माइनस सी लिख लिया, और फिर सी माइनस ए, और यही तो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर। कोई कन्फ्यूजन, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6 पार्ट है आपके पास। ठीक है, अब ज़रा गौर करना है, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो ज़रा इसको तवज्जो से आपने सीखना है। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इधर आ रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा है। अब इधर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर बी स्क्वायर और यहाँ पे फिर सी स्क्वायर है। ऐसे ही एक पैटर्न सा चल रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सी स्क्वायर। तो मैं काम करता हूँ, मैं R1 में ना R2 और R3 को ऐड करता हूँ। ठीक है, अप्लाइंग R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब है R1 R2 और R3 को आपस में आपने ऐड कर देना, एक सिंपल सी बात है। तो ये रिजल्ट कुछ यूं बच जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ यूं बनेगा। चले मैं डिटेल से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम उस तरह सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल क्या किया हमने, R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड कर दिया, बाकियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, ये रिजल्ट जो बच गया ना आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये बच जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। क्लियर। और ये क्या बच जाएगा, 2c स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब वो पैटर्न आपको समझ लगा ना, जो शुरू में स्टार्ट में इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी एज इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉमन क्या निकल सकता है, ज़रा गौर करें। 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, रो 1 में से, लेकिन उससे पहले ना हम एक काम करते हैं, एक स्टेप और ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 2 कॉमन लिया इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया,
इसमें से 2 कॉमन लो, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसमें से 2 कॉमन लें, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। क्लियर होगी बात। अब कॉमन कहाँ से निकल सकता है? 2 कॉमन निकल सकता है रो 1 में से, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 1, ऐसा ही है। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूं बच जाएगा, 2 हमने कॉमन लिया रो 1 में से। क्लियर, रो 1 में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह गया था, और इधर ए स्क्वायर, बाकी सारा एज इट इज देख लो, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। R2 माइनस अगर R1 किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएंगी। तो मैं इधर लिखता हूँ अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा, सिंपल R2 में से R1 को माइनस करना है, R1 को एज इट इज लिखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, नेक्स्ट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये एज इट इज। यहां पे क्या होगा, R2 माइनस R1 की है तो ए रफ साइड में आप करके देख लो, ये देखो ये R2 है, R2 का एलिमेंट, R2 माइनस R1 का एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कुछ यूं बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर। सेम इसी तरह अगले पे भी अप्लाई करो, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये देखो ये R2 माइनस R1, ये R2 है और ये हमारे पास क्या है, R1 है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, तो क्या आएगा आपके पास, ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो रिजल्ट रिमेनिंग जो है आपके पास आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। सेम यही सारा प्रोसीजर आपने अप्लाई कर लेना है R3 पे, R3 माइनस R1 करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। कैसे भला, ये देखो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास इधर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की। अच्छा, इस पे ना एक स्टेप और करके ना मजीद वैल्यूज़ को ज़ीरो किया जा सकता है। आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो होंगी ना, आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान हो जाएगा। ज़रा गौर करो, ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाएंगी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है और माइनस ए स्क्वायर है। अगर मैं R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करूंगा ना, तो एक हमें 0 यहाँ पे और मिल जाएगा और चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आ जाएंगी। तो मैं इधर लिखता हूँ अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, R1 के अंदर R2 और R3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर, R1 के अंदर R2 और R3 को क्या करेंगे, ऐड करो ज़रा, तो क्या बनेगा,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर। नेक्स्ट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 0 माइनस सी स्क्वेयर। सिंपल क्या किया, R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड किया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस 0। क्लियर यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? ये आपके पास जो रिजल्ट बच गया है ना, बाकी उसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर 0 माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और 0 कैंसिल। क्या क्या हो रहा है आपके पास, प्लस बी स्क्वेयर, ये लो माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बच गया ना उसको हम लिख लेते हैं। मैक्सिमम जितने हम जीरोस कर सकते हैं ना, हमारे लिए उतनी आसानी होगी डिटर्मिनेंट लेना। क्लियर, अब जो बच गया यहाँ पे देखो, एक 0 आ गया, माइनस बी स्क्वेयर आ गया और माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पे आ गया आपके पास बी स्क्वेयर 0 और माइनस सी का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर और 0। अब देखो मज़ीद हम ना कोई इस पे ना ऑपरेशन करके ना मज़ीद किसी एंट्री को हम ज़ीरो नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक आखिरी हल बच गया है। मैक्सिमम जितने ज़ीरोज़ हो कर सकते थे हमने कर लिए। हम आखिरी हल ये है कि एक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं पहली रो से, और वो मैं आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में आपको सिखा चुका था कि एक्सपेंशन आपने कैसे करनी है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा। क्लियर, क्योंकि इसके बाद कोई इस पे ऑपरेशन हो नहीं सकता। तो एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 0। अब देखो कितना फ़ायदा हो गया कि वो सब को क्या कर देगा, 0 0 बनाने का फ़ायदा 0। आगे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वेयर है, तो ये तो 0 नहीं, आगे इसके साथ क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का। और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको माइनर और को फैक्टर वाला मैंने आपको सिखाया हुआ। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ए का स्क्वायर, और फिर डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा उस चीज़ को अब हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये सारी डिटेल वहाँ पे बताई हुई है। फर्स्ट रो देखो, ये तो 0 है, वो तो सबको 0 कर देगा, तो इसका तो माइनर हमने लिखा ही नहीं है। बी स्क्वेयर पहली रो दूसरा कॉलम, जो बच रहा है वो लिख लो, माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, पहली रो दूसरा कॉलम तो माइनस सी स्क्वेयर और 0। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वेयर 0 माइनस ए स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर। क्लियर, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। अब सिंपल इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2 × ये मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया, 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या बच रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करो 0, माइनस सेकेंडरी मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ओके हो गया, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट प्लस ए स्क्वेयर, और ये मल्टीप्लाई जब होगा प्रिंसिपल डायगोनल तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और नेक्स्ट तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये बन गया 2 × माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ओके, प्लस ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। टोटल कितना आ गया, 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 2 2 ज़ार 4। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो इसी क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।